बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे धारा जनित्र या डायनमो। तो डायनमो या धारा जनित्र एक ऐसी युक्ति होती है जो यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के काम आती है। ठीक है, ये यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो इसके बारे में लिख सकते हैं, यह एक ऐसी युक्ति है जो वैद्युत ऊर्जा को यह एक ऐसी युक्ति है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ठीक है, हमारे लिए एक साधन है, यह युक्ति है जो कि यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ठीक है, ये दिखाया गया है आपको, रेखा चित्र है जनित्र का। इसमें कुंडली है ध्रुव खंडों के बीच में। जब इसको घुमाया जाएगा तो हम यांत्रिक जब घुमाएंगे तो जो हमारी ऊर्जा भी हो रही है वो यांत्रिक ऊर्जा है, और जो ऊर्जा ये उत्पन्न करेगा, इससे विद्युत बल्ब जलने लगेगा तो क्या होगा कि वैद्युत ऊर्जा उत्पन्न हो जाएगी। तो हमारी यांत्रिक ऊर्जा को किस में कन्वर्ट करता है, ये वैद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। अब इसका सिद्धांत देख लेते हैं, किस हिसाब से ये कार्य करता है। तो सिद्धांत समझना जरूरी है इसका। हमने आपको बताया, जब भी किसी कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखकर तेजी से घुमाया जाता है तो क्या होता है कि उसके फ्लक्स में परिवर्तन होता है। फ्लक्स के परिवर्तन के कारण से कुंडली में एक धारा प्रेरित हो जाती है। तो यही जो है डायनमो का या धारा जनित्र का सिद्धांत है। ठीक है, तो सिद्धांत में तो लिख लेते हैं, जब किसी कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रख कर तेजी से घुमाया जाता है तो कुंडली में लगातार फ्लक्स परिवर्तन के कारण वैद्युत धारा प्रेरित हो जाती है। ठीक है, ये इसका सिद्धांत है। जब किसी कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखकर तेजी से घुमाया जाता है तो कुंडली में लगातार फ्लक्स परिवर्तन के कारण वैद्युत धारा प्रेरित हो जाती है। यही काम करना है। ठीक है, इसी आधार पर हमारा जो है वैद्युत जनित्र, धारा जनित्र या फिर डायनमो कार्य करता है। ठीक है, अब इसको मिटा देते हैं। अब इसके पार्ट क्या क्या होते हैं, ठीक है, कितने भाग विद्युत जनित्र में होते हैं उसको देख लेते हैं। ठीक, तो पार्ट में क्या है, इसके 3 भाग हैं। अगर इसकी रचना देखी जाए, इसकी रचना, तो इसके कितने भाग होंगे, इतने मुख्य भाग होंगे। एक तो होगा क्षेत्र, चुंबक जो हमने लगा रखा है, इसे खंड चुंबक बोलेंगे। एक यन है और एक क्या है, यस है। ठीक है, तो सबसे जो पहला इसका पार्ट है उसका नाम है क्षेत्र चुंबक। इसमें क्या होते हैं, 2 ध्रुवखंड होते हैं, यन और एस। आपने देखा होगा इसको ऐसा गोल सा काटा गया है, इस तरह से और इस तरह से। तो क्षेत्र चुंबक क्या है, ये चुंबक के ध्रुव खंड हैं, चुंबक के ध्रुव खंड हैं यन और यस। ठीक है,
और इसके बाद आर्मेचर होता है। क्या है ये? आर्मेचर। ठीक है, दूसरा पोर्शन क्या है? आर्मेचर। तो क्या होता है कि चुंबक के ध्रुव खंडों के बीच पृथक्कृत तांबे की कई फेरों वाली कुंडली होती है। जैसे आपने देखा ABCD क्या है? तांबे की कुंडली है, कई फेरों वाली एक कुंडली होती है। ठीक है, तांबे के कई फेरों वाली एक कुंडली होती है और उसी को हम बोलते हैं आर्मेचर कुंडली। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको हम लोग? आर्मेचर कुंडली। यह तांबे के पृथक्कृत तारों की कई कुंडली होती है, ढेर सारी कुंडलियाँ होती है। जैसे ये देख रहे हैं ना, एक ऐसे 2 3 4 ढेर सारी कुंडलियाँ होती हैं और वो पृथक्कृत रहती हैं। ठीक है, इसे हम लोग बोलते हैं आर्मेचर कुंडली। और ये जो है आर्मेचर कुंडली, यहाँ पर जो है इसके ध्रुव खंडों के बीच घूमने के लिए स्वतंत्र रहती है। तो इस बात को याद रखेंगे कि आर्मेचर क्या होता है। ठीक है, तीसरी चीज़ क्या होती है? 2 चीज़ हमने देख ली। अब तीसरा इसका जो चीज़ है उसका नाम है सर्पी वलय तथा ब्रूस। सर्पी वलय तथा ब्रूस। सर्पी वलय तथा ब्रूस। ये वाला आप जो रिंग देख रहे हैं ना, ये क्या है? वलय है। ठीक है, छल्ले की तरह होता है, इस नाते इसका नाम क्या है? वलय। तो एक वलय यहाँ पर और एक वलय क्या है? यहाँ पर है। तो ये वलय जो है इन ब्रूसों पर, ये कार्बन के ब्रूस होते हैं, इन्हीं ब्रूसों पर जो है ये स्लिप करता रहता है, ठीक है, सरकता रहता है। जब ये कुंडली घूमती है तो उसके साथ में ये रिंग भी जुड़ा रहता है और उसी पर ये ब्रूस पर ये क्या होता है? सरकता रहता है। ठीक है, स्लिप करता रहता है, इसी नाते इसका नाम क्या रखा गया? सर्पी वलय। तो सर्पी वलय क्या है? तांबे का एक छल्ला होता है। ठीक है, और इसमें 2 लगे हुए हैं, एक यहाँ पर लगा हुआ है और एक यहाँ पर लगा हुआ है। ठीक है बच्चों, तो सर्पी वलय हो गया। और ये 2 देख रहे हैं X और Y क्या है? ये कार्बन के ब्रूस हैं, इसी पर स्लिप करता है ये। ठीक है, कौन? सर्पी वलय। तो इसी नाते इसका नाम रखा गया सर्पी वलय, स्लिप करने के कारण से सर्पी वलय इसका नाम हुआ। ठीक है, तांबे की ये जो तार की कुंडली है ABCD आप देख रहे हैं, इसका एक सिरा ऐसे आया हुआ और यहाँ से जुड़ा हुआ है, इस वलय से जुड़ा हुआ है। ठीक है, और ये दूसरा सिरा जो है आया हुआ है और यहाँ से इस वाले वलय से जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब ये वाला जो वलय आप देख रहे हैं इसी का नाम क्या होगा इस चित्र में? सर्पी वलय। इसी का नाम रहेगा सर्पी वलय। और जो आप इन दोनों को देख रहे हैं इसका नाम क्या है? ब्रूस। ये ब्रूस होता है। ठीक है, अब एक तार यहाँ से निकला हुआ और एक तार यहाँ से निकला हुआ है, ये तार आकर के इस वलय को टच करता है और ये तार वाला आकर के इस वलय को टच करता है और वलय जो है इसी पर सरकता रहता है कि जो है ब्रूस पर, इसी नाते इसका नाम रख दिया गया था सर्पी वलय। ठीक है, तो ये चीज़ हो गया। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग जो है इसके बारे में कार्य विधि पढ़ लेते हैं। कार्य विधि क्या है इसका? ठीक है, तो इतने पोर्शन आपने देखे। रचना में क्या क्या होगा? ये क्षेत्र चुंबक होता है। क्षेत्र चुंबक में क्या होता है? ये शक्तिशाली चुंबक के ध्रुव खंड N और S होते हैं। इसके बाद में आर्मेचर होता है। तो आर्मेचर क्या होता है? इसमें तांबे की पृथक्कृत तारों की कुंडली होती है, जिसे आर्मेचर कुंडली कहते हैं। और यह जो है इसमें ध्रुव खंडों के बीच में घूमने के लिए स्वतंत्र रहती है। ठीक है, सर्पी वलय और ब्रूस आप इनको देख रहे हैं, इनका नाम क्या है? सर्पी वलय। पीतल के छल्ले होते हैं ये और ये कार्बन के ब्रूस होते हैं। अब कैसे काम करता है? जब हम इसको मान लीजिए कि हमारी ये कुंडली किसी क्षण क्षैतिज अवस्था में है, किसी क्षण क्षैतिज अवस्था में है। अब हम इसको दक्षिणावर्त दिशा में, दक्षिणावर्त दिशा का मतलब क्लॉकवाइज, घड़ी के सुई की दिशा में इसे घुमाना हम लोग प्रारंभ करते हैं। ठीक है, तो जब इस तरह से घुमा रहे हैं तो सपोज करिए कि किसी क्षण ये क्षैतिज अवस्था में इस तरह से है, सपोज ऐसा है। ठीक, क्षैतिज अवस्था में है। अब क्या कर रहे हैं? आप इसे क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं तो ये जो है AB वाला भुजा ऊपर उठ रहा होगा
और CD वाला भुजा कहाँ जा रहा होगा, नीचे जा रहा होगा। तो जब ये ऊपर उठ रहा होगा, AB ऊपर उठ रहा होगा, तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से देखिए, जब ये ऊपर उठेगा और ये नीचे जाएगा तो क्या होगा, ये जो है ऐसा होने से इसकी बल रेखाओं में जो बल रेखाएं किधर से किधर जा रही हैं, N से S की तरफ जा रही हैं, ऐसे N से S की तरफ, ये बल रेखाएं क्या होगी, बल रेखाओं की संख्या में परिवर्तन होगा, अर्थात कुंडली से गुजरने वाला जो फ्लक्स है इसमें परिवर्तन होगा जब इसे आप घुमाएंगे। और जब फ्लक्स में परिवर्तन आएगा तो फिर क्या होगा, इसमें धारा, कुंडली की भुजाओं में धारा प्रेरित हो जाएगी। जब धारा प्रेरित होगी तो हम लोग फ्लेमिंग के दाहिने के हाथ के नियम से प्रेरित धारा की दिशा जान सकते हैं। तो हम मान लीजिए कि क्षैतिज अवस्था में और ये उठ रही है ऊपर की तरफ, तो इसमें धारा जब प्रेरित होगी उसकी दिशा क्या होगी, तो हम लोग फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से इसे जान सकते हैं। देखिए आप क्या करेंगे, अंगूठे को और पास की दोनों उंगलियों को ऐसे फैलाना है कि प्रत्येक एक दूसरे के लंबवत रहें, और पहली उंगली को क्या रखना है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, अंगूठे को चालक की गति की दिशा में रखेंगे। तो ये जो दूसरी वाली उंगली है, बीच वाली अर्थात उंगली जो है वो प्रेरित धारा की दिशा को बताएगी। तो देखिए हम अंगूठे को ऊपर रखेंगे क्योंकि क्या है, क्षैतिज अवस्था से ऊपर जा रहा है भुजा AB, तो जब ये ऊपर जा रहा है और इसको किधर रखेंगे, चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन में, तो हमारी उंगली देखिए A से B की तरफ में है, A से B की तरफ में, बीच वाली उंगली। इसका मतलब इस समय इसमें धारा प्रेरित होगी, किससे किधर की तरफ में होगी, A से B की तरफ में, अर्थात धारा ऐसे चलेगी। ठीक है, अब CD कहाँ जा रहा है, नीचे जा रहा है। जब CD नीचे जा रहा है तो अंगूठा को नीचे रखें और इस अंगुली को ऐसे रखें। देखिए अंगूठा नीचे हो गया और ये अंगुली चुंबकीय क्षेत्र के सामने हो गया। तो हमारी जो बीच वाली अंगुली है वो देख रहे हैं C से D की तरफ आ रही है, C से D की तरफ आ रही है, यानी कि धारा C से D की तरफ में ऐसे आएगी। तो जब ये ऊपर उठ रही थी क्षैतिज अवस्था से ऐसा ऊपर, तो धारा देख रहे हैं ऐसे जा रही है, ठीक है, इस तरह से जा रही है A से B की तरफ। और जब CD नीचे जा रहा है तो धारा C से D की तरफ आ रही है, और बाह्य परिपथ में किस तरह से होगी, देखिए बाह्य परिपथ के लिए क्या होगा, धारा ऐसे जा रही है, तो यहाँ से धारा ऐसे इस वाले ब्रुश से ऐसे प्रवेश करेगी और यहाँ से धारा जो है ऐसे बाहर निकल जाएगी। ठीक है, अब क्या होगा, जब मान लीजिए अपनी क्षैतिज अवस्था से ऐसे आ गए, इस स्थिति में आ गई, ऊर्ध्वाधर अवस्था में आ गया, तो उसके बाद जब आगे आप घुमाएंगे तो ये जो CD नीचे गया था, अब वो CD कहाँ आ रहा होगा, ऊपर आ रहा होगा, तब AB कहाँ जा रहा होगा, नीचे जा रहा होगा। तो ये पोजीशन देखिए, मान लीजिए कि ये जो C इधर आ गया और D कहाँ आ गया, इधर आ रहा है। हम ये कह रहे हैं कि जब ये नीचे चला गया, क्षैतिज अवस्था में था, अब ये नीचे चला गया, तो अब क्या हो, जब नीचे चला गया तो CD ऊपर उठ रहा होगा, CD किधर उठ रहा होगा, ऊपर उठ रहा होगा, और BC किधर जा रहा, BA किधर जा रहा होगा, नीचे जा रहा होगा। दूसरी कंडीशन है, ठीक है। तो जब ये वाला ऊपर उठ रहा होगा, ठीक है, ये वाली भुजा कहाँ गई, नीचे से ऐसे आ रही थी ऊपर, और ये वाली कहाँ चली गई, ऐसे इस अवस्था में। AB कहाँ है, A यहाँ है, और B कहाँ है, हमारा यहाँ है, और C कहाँ है, D कहाँ है, यहाँ, और C कहाँ है, यहाँ। अब ऐसे मान ली खड़ी हो गई। अब ये जो है आप घुमा रहे हो तो जो है CD कहाँ आएगा, ऊपर। जब CD ऊपर आएगा तो फ्लेमिंग का नियम लगाओगे, ठीक है, फ्लेमिंग का नियम लगाओगे तो CD में धारा किधर होगी, ऐसे ऊपर जा रही होगी, ठीक है, CD में धारा उस क्षण ऊपर जा रही होगी। और चूंकि AB नीचे जा रहा है तो AB में धारा किधर जा रही होगी, नीचे की तरफ में जा रही होगी। अब आप देख रहे हैं कि CD वाला जो सिरा था, CD वाला किससे सिरा जुड़ा हुआ है, किससे जुड़ा हुआ है, X वाले ब्रुश से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है, X वाले ब्रुश से, और उसमें धारा इसकी तरह हो गई, यानी कि उस वाले हाफ चक्र में क्या होगा, धारा ऐसे वापस हो जाएगी, धारा ऐसे यहाँ से वापस हो जाएगी। और चूंकि ये जो है AB नीचे जा रहा था, AB किधर जा रहा था, नीचे जा रहा था, तो इसमें धारा कैसी हो जाएगी, ऐसे बाहर हो जाएगी। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि पहले आधे चक्र में क्या होता है, धारा इस वाले से प्रवेश करती है, Y वाले से प्रवेश करती है और X वाले से निकलती है। अब जब ये जो है दूसरा जब आधा चक्र आएगा तो उसमें क्या हो रहा है, ये ऊपर जा रहा होगा CD, तो उस समय धारा इसमें क्या होती है, प्रवेश कर जाती है, इसमें धारा प्रवेश कर जाती है और इस वाले से धारा जो है बाहर निकल जाती है। तो इस तरह से जो है इसमें जो है आधे चक्र के दौरान धारा की दिशा बदल जाती है। ठीक है, हर आधे चक्र के दौरान धारा की दिशा बदल जाती है। तो इस प्रकार के जनरेटर को जिसमें धारा की दिशा बदल जाती है उसे बोलते हैं प्रत्यावर्ती जनित्र। ऐसे जनरेटर को क्या बोलते हैं, प्रत्यावर्ती जनित्र। ठीक है, तो जनित्र जो है एक कौन सा जनित्र हुआ, प्रत्यावर्ती जनित्र हुआ, और एक जनित्र और होता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, दिष्ट
जनित्र बोलते हैं, ठीक है। जनित्र माने जनरेटर, ठीक है, या डायनमो भी कह लीजिए। तो क्या होता है, दो प्रकार का जनरेटर भी होगा, एक प्रत्यावर्ती धारा जनित्र होगा और एक दिश धारा जनित्र होगा। तो जो हमने आज डायग्राम बनाया हुआ है ये जो है प्रत्यावर्ती धारा जनित्र का है, और इसी तरह से हमारा डायनमो या धारा जनित्र कार्य करता है, ठीक है बच्चों। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है दिश धारा जनित्र के बारे में ही कुछ चर्चा कर लेंगे। तो आज के टॉपिक में इतना ही, धन्यवाद।